कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब आपको हम निर्मल और पवित्र बना सकें। जो निर्मल और पवित्र है वह सुखी है। सुखी होने के लिए हर चीज़ को गहराई से समझना। आओ हम समझें गहराई से कौन सा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होते हैं बेटा वह किस तरह से हमें समझना चाहिए। अविकारी शब्द का उदाहरण देख करके हमें स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं यह ऐसे शब्द हैं जो कोई परिवर्तित नहीं ला सकते, जिनमें कोई विकार नहीं हो सकता, जिनमें कोई, जैसे भगवान है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो निर्मल और पवित्र हैं। अच्छे सोच के लोग भी कितने इधर उधर के लोगों के बीच बैठ जाएं, लेकिन उनकी सोच अंदर सही चलती है। क्यों? क्योंकि वो अविकारी है। और कुछ शब्द भी अविकारी है। क्या है देखें। अविकारी, अविकारी शब्द है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। दो शब्द हैं, अव्यय या अविकारी। ध्यान से सुनना, अव्यय या नामी शब्द अविकारी। देखो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी किसी का रावण नाम नहीं रखा, सुपर्णखा नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ ही अलग होता है। जब अर्थ समझ में आए, जैसे अविकारी, आ अर्थात नहीं, अविकारी मतलब जिसमें विकार ना हो, अविकारी। अव्यय, आ अर्थात नहीं, व्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, अव्यय। अब देखा अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बेटा हमारी भी आदत, आपकी भी होगी, जब कोई उलझे हुए शब्द आते हैं ना, क्रिटिकल शब्द, तो अपन को डर सा लगने लगता, न जाने क्या होता है। जब उसकी गहराई में समझते हैं तो सब समझ में आता है कि ये तो सामान्य बात है, क्योंकि शब्दों के गहरे अर्थ में विश्लेषण के साथ में जाना चाहिए। क्रिया विशेषण, दादी माँ प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं। है नहीं लिखा बेटा, हैं सम्मान सूचक शब्द है ना। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था जबकि खरगोश तेज भाग रहा था। देखो ध्यान रखना, धीरे धीरे में ये चिन्ह लगा संयोजक है ना, और तेज में देखो नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसको ध्यान रखते। उपर्युक्त वाक्यों में आए प्रतिदिन, धीरे धीरे तथा तेज शब्दों से क्रमशः पढ़ती है, चल रहा था एवं भाग रहा था क्रिया की विशेषता पता चल रही है, अतः ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें कोई क्रिया हो रही है और आप वह क्रिया की विशेषता, जैसे चलना क्रिया है लेकिन धीरे धीरे चलना एक क्रिया का विशेषण है। भागना एक क्रिया है, तेज भागना एक क्रिया की विशेषता है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान से सुनो, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाथी इस ओर गया, स्थान का बोध करा रहा। कुएं के अंदर शेर था। उपर्युक्त वाक्यों में इस ओर तथा अंदर शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। दिशावाचक, अभी पहले तो ये थोड़ा सा हम डिटेल नहीं मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दें आपको। क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध का होता है या ज्ञान होता है, उसे क्रिया विशेषण। जैसे हाथी इस ओर गया, स्थान का बोध करा रहा, या कुएं के अंदर से वो स्थान का बोध करा रहा। ठीक है ना। अब वो है क्रिया विशेषण
जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी क्या होता है, दो भेद होते हैं, एक दिशा और दूसरा स्थिति। जैसे सामने, ऊपर, नीचे, इधर उधर, चारों ओर, दाएं बाएं, आमने सामने, किधर जिधर आदि, ये क्या हो गया, दिशाबोधक। और स्थिति बोधक आसपास, यहाँ वहाँ, आर पार, सर्वत्र, आगे पीछे, दूर पास, निकट, चारों ओर, मध्य अंदर बाहर, दूर आदि, प्रत्यक्ष भीतर आदि। अब जैसे इस ओर गया, इस ओर क्या है, दिशाबोधक हो गया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और आगे है वही स्थिति का बोध होता है पीछे है स्थिति, स्थिति का बोध होता है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, पहला हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक। जैसे 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही, वर्षा तो हो नहीं रही है लेकिन यहाँ बताते, 2 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है, तो क्या हो गया, लगातार। क्या, दादाजी सवेरे टहलने जाते हैं, सवेरे। तो उपर्युक्त वाक्यों में लगातार तथा सवेरे शब्दों से क्रिया के होने के काल का पता चलता है, समय का पता चल रहा है, अतः एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे सवेरे या लगातार, तो ये क्या हो रहा है, समय का पता चल रहा है, इससे एक कालवाचक। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते। बेटा ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लो कोई नहीं कहते कि भाई वो बहुत बड़ी फैमिली, मान लो गुरहा फैमिली, अब गुरहा एक दादाजी, फिर उनके 4 बेटे, फिर 4 से फिर चारों के अलग अलग 3-3 बेटे, फिर 3 के 2-2 बेटे, कितनी प्रक्रिया चलती है, वो चलता रहा, शाखाएं। ऐसे ही अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्दों के 3 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं, 4 भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब हमने कालवाचक भी समझो, कालवाचक के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है काल बिंदुवाचक, आज, सैम, सवेरे, सुबह, परसों, अब, जब, तब, कल, अभी, कभी, पश्चात आदि। अवधिवाचक, लगातार, दोपहर तक, सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, सदा, निरंतर, हमेशा, सुबह से शाम तक आदि। ये क्या हो गया, अवधिवाचक। बारंबारतावाचक, प्रायः, प्रतिदिन, हर बार, रोज, बहुधा, अक्सर, बार बार, प्रतिवर्ष आदि। देखो कालवाचक के कितने 3 भेद बता दिए। काल बिंदु सूचक, सैम, सवेरे, सुबह, परसों, आज, तब, कल, ये हो गया। अवधि, लगातार, अब हम कह रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है, अवधि का बोध करा रहा है, दोपहर तक, सदैव, एक निश्चित अवधि बता दी, समय बता दिया, नित्य, सदा, निरंतर। और इसके बाद क्या है, बारंबारता, मतलब प्रायः, प्रतिदिन, हर बार, रोज, सुबह, बहुधा, मतलब बार बार कोई चीज हो वह बहुबार। इसके 3 भेद हो गए, काल बिंदु सूचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। अब क्रिया विशेषण के तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। पहला भेद कौन सा, स्थानवाचक था, दूसरा कालवाचक था, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह चुपचाप नेहा की बातें सुनती रही, अचानक झाड़ियों से शेर निकला। उपर्युक्त वाक्यों में चुपचाप तथा अचानक शब्दों से क्रिया के होने की रीति, पद्धति, नियम, रूल्स का क्या चल रहा है, उसकी स्टाइल का पता चल रहा है। रीति मतलब स्टाइल, रीति का बोध हो रहा है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने की विधि अर्थात रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रकारवाचक, अब देखो हमने बताया था ना कालवाचक के भी 3 भेद बताए थे, तब रीतिवाचक के भी भेद बता दिए कितने। देखें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद। पहला प्रकारवाचक, जैसे, तैसे, अचानक, सहसा, अकस्मात, एकाएक, धड़ाधड़, ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, झटपट, हाथों हाथ आदि। निश्चयवाचक, वास्तव में, निस्संदेह, अवश्य, जरूर, बेशक, वस्तुतः, सचमुच, ठीक आदि। अनिश्चयवाचक, प्रायः, कदाचित,
अक्षर, बहुधा, शायद, संभवतः, संभव है आदि। ये अनिश्चयवाचक। बेटा आपको ये कुछ शब्द ऐसे लग रहे होंगे जो बीच में, जैसे बहुधा शब्द इसमें आया, बहुधा शब्द यहाँ कालवाचक में भी आया। तो बेटा यहाँ बहुधा शब्द कालवाचक में बारंबारता का सूचक है, बार बार कोई चीज आती है, लेकिन इसमें भी बार बार बेटा आ रही है, तो ये वास्तव में कालबोधक है, लेकिन ये निश्चय नहीं है। बहुधा मतलब अधिकांश होता, पूर्णतः नहीं है। ऐसे यहाँ निश्चय नहीं है कि वो है, तो यहाँ अनिश्चय के अंतर्गत भी दे दिया इसके लिए क्या, बहुधा है। बहुधा मतलब निश्चय नहीं होना, अनिश्चय सूचक। इसके बाद चौथे क्रम में हेतु यानी कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, अतः, अतएव, क्यों, किस लिए आदि, ये रीति के अंतर्गत हेतुवाचक। स्वीकृति वाचक, ठीक, जी, बिल्कुल, हाँ, सच आदि। निषेधवाचक, कभी नहीं, कदापि, ना, नहीं, मत आदि। प्रश्नवाचक, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि। कुछ अन्य रीतिवाचक विशेषण हैं, जैसे मानो, स्वयं, यथाशक्ति, तक, ही, भर, भी आदि। अब आया समझ में, पहला स्थानवाचक हो गया, दूसरा कालवाचक हो गया, तीसरा रीतिवाचक हो गया। रीतिवाचक में भी प्रकारवाचक हो गया, अचानक, सहसा, अकस्मात, एकाएक, धड़ाधड़। निश्चयवाचक, वास्तव में, निसंदेह, अवश्य, जरूर, बेशक, वस्तुतः, सचमुच, ठीक। और अनिश्चय में प्रायः, कदाचित, अक्सर, शायद, संभवतः। और कारण में क्योंकि, इसलिए, अतः, एवं, क्योंकि आदि। स्वीकृति में ठीक है, बिल्कुल, सच, हाँ। और निषेधवाचक में नहीं, कदापि नहीं, नहीं, मत। और प्रश्नवाचक क्यों, कैसे, कब आदि। और कुछ अन्य भी हैं, जैसे मानो, स्वयं, यथाशक्ति, तक, इस। अब आता है क्रिया विशेषण का आखिरी भेद, कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। गिलहरी के पास पर्याप्त भोजन था, कल्लू पहलवान अधिक खाता है। उपर्युक्त वाक्य में पर्याप्त तथा अधिक शब्दों से क्रियाओं के परिमाण का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा मतलब क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा उनकी, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, अधिक, खूब, ज्यादा, अत्यंत, अति आदि। न्यूनतावाचक, थोड़ा, कम, जरा, कुछ, तनिक आदि। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, काफी आदि। तुलनावाचक, इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा सा, अधिक आदि। श्रेणीवाचक, क्रम से, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा आदि। स्पष्ट हुआ बेटा। अभिकारी शब्दों के अंतर्गत सॉरी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भी चार भेद, स्थान, काल, रीति और परिमाण। और परिमाण के भी भेद, अधिकतावाचक, अधिक, खूब आदि। न्यूनतावाचक, थोड़ा, कम आदि। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त है, काफी। तुलनावाचक, इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा। और श्रेणीवाचक, क्रम से, बारी बारी, थोड़ा आदि। ये श्रेणीवाचक, ठीक है ना। अब आते हैं अभिकारी शब्द का दूसरा भेद, कौन सा, संबंध बोधक। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले गए। बेटा इन महान लोगों के नाम आते तो कई बार आंख में नमी आ जाती। बहुत महान थे, इसलिए उदाहरण इनके बहुत अच्छे लगते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर गए। वह रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ा। ऊपर लिखे वाक्यों पर मोटे छपे शब्दों की ओर तथा के सहारे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। जो अभिकारी शब्द संज्ञा जैसे राम, सीता अथवा सर्वनाम वह यह आदि के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। संबंधवाचक को योजक भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं और संबंध बोधक भी कहते हैं। जैसे कौन सा, ये शब्द की ओर या कौन सा बताया जा रहा है, ऊपर लिखे प्रयुक्त मोटे छपे शब्द की ओर तथा के सहारे, ये दो माध्यम बने किसके, दूसरे उससे वाक्यों से क्या, शब्दों से क्या कर रहा है, संबंध बता। कोऑर्डिनेटर फेविकोल का काम करते हैं व्यवहारिक जीवन में, कहें फेविकोल मतलब जोड़ने का काम करते, योजक का काम करते, इस संबंध बोधक अभिकारी शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक के क्या भेद हैं, संबंध दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर कैसे? प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। संज्ञा की विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक। देखो, के ऊपर, के पास, के नीचे, के बगैर, के उपरांत, ये वास्तव में संज्ञा के आधार पर उसकी विभक्ति है। वास्तव में के ऊपर के या के पास, के नीचे, ये संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले संबंध। बिना विभक्ति वाले तक, समेत, पर्यंत, सिवाय, पीछे, भर, बिना, समेत आदि। थोड़ा सा इसको गंभीर, जब प्रयोग होता है ना कोई संबंध का किस कारण से, तो यदि वास्तव में प्रयोग होता है तो के ऊपर, के पास, के नीचे, के बगैर, और कई बार क्या होता है कि तक, आखिरी, पर्यंत, सिवाय, पीछे, भर, बिना आदि। इकाई के अंतर्गत है संबंध के प्रयोग के आधार पर। अब आते हैं सामान्यतः संबंध बोधक अर्थ के आधार पर। अर्थ क्या? जैसे कालवाचक, के आगे, के पीछे, के उपरांत, के पश्चात, के पहले, के बाद। स्थानवाचक, के पास, से दूर, के ऊपर, के नीचे, के सामने, स्थान का बोध कराना। के भीतर, के निकट, के यहाँ। दिशावाचक, के आसपास, के चारों ओर, के तरफ, की ओर। स्थान साधनवाचक, के सहारे, के जरिए। अभी जैसे आया था कि रस्सी के सहारे, ये वास्तव में साधनवाचक क्या होगा? संबंध बोधक होगा। के हाथ, के माध्यम, के द्वारा आदि। समतावाचक, के अनुसमता मतलब एक दूसरे की तुलना करना। के अनुसार, के तुल्य, के बराबर, के समान, की तरह, की भांति, के सदृश आदि। हेतु कारणवाचक, के कारण, के मतलब किसी के लिए कारण बनाना, उसका मतलब माध्यम, उसका वो लगाना लॉजिक के किस कारण से। के वास्ते, के मारे, के निमित्त, के सिवा, के खातिर आदि। सहचरवाचक, के संग, के समेत, के सहित, के साथ, के सहचर, के मात्र, के भर आदि। विरोधवाचक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल, के उल्टे आदि। विनिमयवाचक, की जगह, के बदले। विनिमय मतलब एक दूसरे के परिवर्तित रूप। अपन पढ़ के आए ना, अभी शायद आपने पाठ पढ़ा होगा, लाख की चूड़ियाँ पढ़ा ना, तो उसमें नहीं आया कि वह विनिमय की पद्धति क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये विनिमय कहलाता। वर्तमान में मुद्रा का विनिमय पैसे दे करके लेते, लेकिन पहले के समय में वस्तु के उसमें, अभी भी अब तो नहीं है, लेकिन बहुत पहले हम जब छोटे थे तब थोड़ा सा अनाज दे दिया, उसके बदले में लोग क्या फल सब्जी आदि दे देते थे, तो ये विनिमय कहलाता। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, मतलब की जगह, के बदले, के स्थान। वास्तव में ये क्या है? संबंध बोधक विनिमय वाचक है। ठीक है ना? थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन हमें उसके शब्द के भाव पर जाना। जो चीज कभी परिवर्तित नहीं होती वो अभिकारी है, और अभिकारी के लिए 4 प्रकार के उन्होंने स्पष्ट किए हैं, जिसमें हमने संबंध बोधक के समझा है कि संबंध बोधक मतलब जो किसी दूसरे शब्द क्या करे, जोड़े, योजक बनाए, वो संबंध। अब उसके भी भेद बता दिए गए। प्रयोग के आधार पर संज्ञा की व्यक्ति और बिना व्यक्ति के आधार पर, और अर्थ की दृष्टि पर कालवाच, साधन, हेतु आदि के आधार पर। अब आते हैं अभिकारी शब्द का तीसरा समुच्चय बोधक। सांप और नेवला जन्मजात शत्रु होते हैं। सांप और नेवला जन्मजात शत्रु होते हैं। हम थोड़ा ही ऊपर पहुंचे थे कि तूफान आने लगा। उपर्युक्त वाक्यों में और की शब्द 2 पदों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे समुच्चयों को, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्द कहते हैं। जो शब्द पदों अथवा उपवाक्यों अथवा पदबंधों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बेटा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक होता है संबंधवाचक। संबंध में क्या होता है? एक दूसरे का संबंध बताना, संबंध बताना। और दूसरा होता है समुच्चय। समुच्चय होता है जोड़ना। समुच्चय होता है जोड़ना। जैसे इसमें जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है? सांप और नेवला, इन दो को जोड़ा गया। या पहुंचे थे कि तूफान आने लगा, यानी एक पहुंचे थे एक वाक्य और तूफान आने लगा, 2 बातें इनको की जोड़ रहे हैं। तो वास्तव में की यदि जोड़ा गया है तो जोड़ने वाला समुच्चय बोधक हो गया, समुच्चय करने वाला। और इसमें और सांप और नेवले को जोड़ रहा है। जोड़ रहा मतलब उन दोनों का कोऑर्डिनेटर वो बना रहा है, मतलब एक दूसरे से जोड़ करके समुच्चय करके बात कह रहा है। तो ये समुच्चय बोधक होगा। ठीक है ना?
जो शब्द पदों, उपवाक्यों तथा पदबंधों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यतिकरण। इसके लिए हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जटिल लगा हमारे बच्चों को। क्या लगा? कि अभिकारी शब्द क्या है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? इसके कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से इन्होंने स्पष्ट किए हैं अभी देख लें। पहला क्रिया विशेषण, हमने क्रिया विशेषण समझ लिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। वह चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, एक क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है ना? अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद बता दिए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है ना? ऐसे ही अब इस दूसरा क्रम में आता क्या? कौन सा? क्रिया विशेषण का दूसरा मतलब अभिकारी शब्द का दूसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या कहलाता है? जिसमें कि जो अभिकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जैसे इन्होंने कहा राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर गए। अब यहां लिखा की ओर गए, तो की ओर शब्द क्या है? गए शब्द उससे क्या कर रहा है? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं मतलब एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध सूचक हुआ। अब तीसरे क्रम में क्या आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? जब पदों मतलब शब्द, उपवाक्यों, उपवाक्य क्या कहलाता है? एक वाक्य दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो। जैसे हम थोड़ा ही ऊपर पहुंचे थे, एक वाक्य हो गया। कि तूफान आने लगा, तूफान आने लगा, एक वाक्य हो गया। हम थोड़े ऊपर थे, पहुंचे ही थे, दूसरा पहला वाक्य हो गया। ये 2 वाक्य हैं, इनको कौन जोड़ रहा है? की शब्द जोड़ रहा है। की शब्द हो गया, तो वास्तव में की शब्द क्या होगा? की शब्द क्या होगा? समुच्चय बोधक हुआ, जोड़ने वाला होगा। तो क्या कहते हैं कि जो शब्द पदों, उपवाक्यों अथवा पदबंधों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक क्या करते हैं? अव्यय कहते हैं। अब आपको ऐसी जिज्ञासा होगी कि संबंध बोधक में भी तो ये होता है। संबंध बोधक में उससे एक दूसरे के संबंध बताते हैं, उसके साथ संबंध प्रकट करते हैं, और यहां क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है ना? वहां क्या करते हैं? संबंध प्रकट करते हैं और यहां जोड़ते हैं। जैसे क्या संबंध? वह रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ा, तो रस्सी और पहाड़, इसको किससे जोड़ा इनने? संबंध बताया, के सहारे संबंध बताया। वह रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ा, तो क्या कहते हैं कि सहारा क्या हो गया? संबंध बता रहा है, किसका? पहाड़ और रस्सी का। और यहां की शब्द क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? 2 उपवाक्यों को, कि हम ऊपर थोड़े पहुंचे ही थे कि तूफान आने लगा। यहां जोड़ा जा रहा है, वहां संबंध बताया जा रहा है, इसलिए वहां संबंध बोधक हो गया और यहां समुच्चय बोधक हो गया। इसके और थोड़े से विस्तार है, मतलब इतनी डिटेल तो नहीं जाएंगे 8th क्लास के स्तर से, उसको सिर्फ सामान्य रूप से आपको समझाना है। जैसे ही आप बड़े होते जाओगे और उसकी सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझोगे, तभी बहुत बड़े पद पर पहुंचोगे। सूक्ष्म विश्लेषण जिस उम्र में जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, और जब सूक्ष्म विश्लेषण बढ़ता जाता है तो जीवन सुखी हो जाता है। हम आप सब सुखी रहें, खूब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप सुखी रहेंगे, हम पढ़ाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। सभी को ढेर सारा स्नेह।